बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की लड़ाई ख़त्म कराने के लिए मरी में एक बहुत अहम बैठक हुई है। फैमिली की बैठक, शरीफ ख़ानदान की बैठक। उसमें सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोग शरीक थे, 4 लोग सिर्फ, कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, इसहाक डार भी नहीं थे। आम तौर पर इस तरह की मीटिंग में 2 और शख्सियात भी शरीक होती हैं, वो भी नहीं थी। क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या तय पाया और किस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका, इसकी कहानी तो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 2 खबरें सिर्फ आपके साथ शेयर कर दूं, और वो ये हैं कि इस्लामाबाद में एक नई अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक नई अदालत बन रही है। क्यों भाई? जो पहले अदालतें हैं वो किधर हैं? वो कहाँ गई? नई अदालत क्यों बन रही है? क्या नाम है उसका? लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक आईनी तरमीम की सिफारिश की है कि इस नाम से एक अदालत बनाई जाए। क्या नाम होगा? इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहा गया है, बताया गया है हुकूमत को कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहां पर इंसाफ का निज़ाम नहीं है। लोगों का शिकवा यह है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सी अदालत से रिजॉल्व होगा? तो आपके यहाँ तो अदालतें ही नहीं है। आपके यहाँ तो अदालतों का इतना बुरा हाल है कि कई कई साल तक फैसले नहीं होते। ये तो बिकाऊ अदालतें हैं, ये तो 140वें नंबर की अदालतें हैं, ये तो वो अदालतें हैं जो सियासी बुनियादों पर फैसले करती हैं, ये तो वो अदालतें हैं जो लोगों का असर और रसूख कबूल करती हैं, ये तो वो अदालतें हैं जो सियासी दबाव में और लोगों की और ताकतवर के दबाव में फैसला करती हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर नहीं आ रहा। तो अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि भाई अदालतों को ठीक करें ताकि इन्वेस्टर आए, ये तासुर ख़त्म करें अदालतों के ऊपर जो लग गया है, ये धब्बा जो अदालतों के ऊपर लग गया है कि ये जो कोर्ट्स हैं ये तो ताकतवर के कहने पर चलती हैं, ये इंसाफ नहीं देती। 2 फरीक आए हैं, उसमें से जो ताकतवर होगा अदालत उसके साथ खड़ी हो जाएगी, क़यामत तक फैसला नहीं होगा। तो बजाय इसके कि इन अदालतों को ठीक करते, कहा गया कि नहीं, सोचा गया, फैसला किया कि नहीं, इन अदालतों को हमने ठीक नहीं करना, क्योंकि फिर सियासी मुकदमात कैसे निपटाएंगे। अदालत, एक ठीक अदालत अलग से बना लेते हैं। इन्वेस्टर को बताएंगे भाई ये पाकिस्तान में अदालतें बेशक 140वें नंबर पे हैं या 150वें नंबर पे, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी अदालत हमने अलग कर दी है, वहां पे तुम्हारा काम चलेगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। इसके लिए एक आईनी तरमीम दरकार होगी। वो आईनी तरमीम होगी, शायद वो 28वीं हो जाए, और जो 28वीं होनी थी वो शायद आगे चली जाए और 29वां उसका नाम हो जाए। बहरहाल एक अदालत के क़याम की मंजूरी के लिए जो है वो समरी हुकूमत को भेजी गई है कि भाई ये एक अदालत बना दें ताकि जो गैर मुल्की इन्वेस्टर पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके जो कमर्शियल जो मामलात हैं वो सारे कमर्शियल कोर्ट में निपटाए जाएं। इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से उसका इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, ये एक इंटरनेशनल कोर्ट होगी। और उसमें क्या है कि जी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में आके उनके मसाइल इस अदालत में हल किए जाएंगे। तो मैं फिर कहूँगा ख़त्म करते हुए इस बात को कि जो पहले अदालतें हैं उनको ठीक करने में क्या हर्ज है भाई? उनको ठीक नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो ख़ास काम के लिए रखा हुआ। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की इंडक्शन होने जा रही है, एडिशनल जजेस की। 3 एडिशनल जजेस, इनकी सिफारिश जुडिशल कमीशन की जानिब से कर दी गई है। नाम आ गए, फाइनल हो गए, अब जाहिर है इनकी अपॉइंटमेंट ही होनी है। इनमें एक है मशहूर ज़माना शाहरुख अर्जुमंद, नाम तो आपने सुना होगा। तो ये शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, इन्होंने 2025 में यानी पिछले साल तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने तोशाखाना 2, एक बोगस केस, एक इंतहाई फजूल केस, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर शाहरुख अर्जुमंद साहब ने इमरान खान को सजा सुना दी थी और बुशरा बीबी को आज उन्हें नवाज दिया गया है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बन गए। दूसरे हैं उमैर मजीद मलिक। उमैर मजीद मलिक साहब जो हैं ये तोशाखाना केस में FIA के प्रोसिक्यूटर तैनात रह चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में FIA की जानिब से पेश होते रहे। अब आप सोचें कि तोशाखाना केस में ये FIA के प्रोसिक्यूटर थे, यानी FIA की तरफ से इमरान खान के मुखालिफ वकील थे, प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश हो रहे थे। और जो तोशाखाना केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें FIA की जानिब से ये पेश होते रहे। तो ये भी इमरान खान के मुखालिफ वकील थे और इनको भी जज बना दिया गया। यही क्वालिफिकेशन है जज बनने की, और क्या है। अयाज शौकत साहब हैं तीसरे जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट हुए। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं
कुछ अर्सा पहले इनको चेयरमैन सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बना दिया गया था, यानी हुकूमत के खास बंदे हैं तो तभी बनाया गया ना, और अब इनको जज बना दिया गया। तो ये तीसरे जज हैं। तो आप सोचें कि ये 3 नए शख्सियात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाई गई हैं। यार कोई भरम ही रख लेते न्यूट्रलिटी का, कोई बेहतर जो है वो शोहरत के हामिद शख्स को ले आते, ताकि ये इल्ज़ाम तो ना लगता कि ये तो एंटी पीटीआई जजेस को आपने ढूंढ ढूंढ के लगा दिया। तो ये ढूंढ ढूंढ के एंटी पीटीआई जजेस लगाए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिल सके। अब आप सोचें ना कि ऐसे जजेस जो मॉरली भी करप्ट हों, जो दबाव में फैसले करते हों, जिनका ये पास्ट रह चुका हो कि वो दबाव में फैसला करते हैं, जिनका ये पास्ट रह चुका हो कि वो किसी के कहने पर फैसला करते हैं, जिनके का ये पास्ट रह चुका हो, वो कितने ईमानदार जजेस होंगे और वो बाकी केसेस में क्या करेंगे। अब आप इनसे ये तवक्को करेंगे कि ये जो जजेस हैं ये इमरान खान के मामले में तो डंडी मारें, लेकिन बाकी सारे काम जो है वो इंसाफ पर मबनी करें, तो ये कैसे मुमकिन है। यानी एक जज अगर वो कहते हैं जड़े इत्थे पैड़े हो मक्के भी पैड़े, जो एक केसेस में ईमानदारी से काम नहीं कर सकता वो दूसरे केसेस में कैसे ईमानदारी से काम करेगा। तो आपकी ये तवक्को होगी उनसे क्या कि भाई इमरान खान के मामले में तो वो इमरान खान मुखालिफ हों और मुखालिफत में फैसले करते रहें और कहने पर फैसले करते रहें, लेकिन बाकी केसेस में ईमानदारी से काम करें। तो ये मुमकिन नहीं है। एक शख्स का डीएनए ही नहीं होता ना, अगर होता तो फिर वो ये पहले वाली जॉब ही ना पकड़ते, पहले वाली जॉब ही सर अंजाम ना देते। लेकिन उन्होंने अपने करियर की खातिर, अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इस तरह के फैसले सुनाए और आज उनको नवाजा जा रहा है। तो ये हमारी अदालतों का हाल है और ये सबको पता है, ये मुझे और आपको नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो जब पूरी दुनिया को पता है और इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती या नहीं इन्वेस्टमेंट ना आने की जो 3-4 बड़ी वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह या बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि भाई हम अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ जाएंगे, हमारे पैसे फंस जाएंगे, कोई डिस्प्यूट होगा तो अदालत तो फैसला ही नहीं सुनाएगी। उनको यकीन दिलाने के लिए एक नई कोर्ट बनाई जा रही है। इन कोर्ट्स में वही जजेस आएंगे, शाहरुख अर्जुमंद और उनके भाई साथी वही आएंगे सारे। अच्छा जी, ज़रा मरी वाली सूरत हाल पर आ जाएं, जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था हमजा शहबाज की, और उसके बाद फिर मैं ज़रा आपको मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं ज़रा उनकी बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैंने ऑब्ज़र्व की है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। तो वो मैं मौलाना की बात तो आगे बताता हूँ। ये हमजा शहबाज साहब का मसला क्या है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर पहले दे चुका हूँ ना, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज का क्या मसला है। मैंने आपको खबर दी थी कई चंद महीने पहले कि हमजा शहबाज साहब चाहते हैं कि उन्हें पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जबकि मरीम नवाज़ साहबा का ख्याल है कि हमजा शहबाज को विफाक में कोई अहम जिम्मेदारी दे दें, जो मर्जी दे दें, कोई चेयरमैन लगा दें किसी चीज़ का, कोई टास्क फोर्स बना के उसका चेयरमैन लगा दें, कोई सीनियर 3 मिनिस्टर लगा दें, उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दें, कुछ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब में हमजा शहबाज नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने जो बहनोई हैं उन्हें दुबई से बुला लिया, उनको जिम्मेदारियां दे दी, लेकिन हमजा शहबाज के साथ जो है हमजा शहबाज पंजाब में कबूल नहीं। अब हमजा पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मैं खामोशी की ज़िंदगी फिर गुजारूंगा, मैं चुप करके बैठ जाऊंगा, मैं विफाक में ओहदा भी नहीं लूँगा, मैं काबीना में भी नहीं आऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, अगर आप मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, पार्टी में ओहदा नहीं देंगे तो फिर मेरा एहतजाज है। तो ये जो एक डेडलॉक आ चुका था, ये जो मसला पैदा हो चुका था, इसको सुलझाने के लिए मरी में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें 4 शख्सियात शरीक हुई हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज। अब आज ये जो खबर है, अब इसकी तफसील जो है वो हमें दी है तारिक अजीज़ साहब ने, जो हमारे दोस्त हैं। इससे पहले की खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आपको याद होगा। अब आज इस खबर का समझे कि पार्ट 2 आया है और वो तारिक अजीज़ साहब ने खबर दी है और वो आज छपी भी हुई है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जी इसमें जो है वो यही मुद्दा एक डिस्कस हुआ है कि हमजा शहबाज कहते हैं कि जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ की से ज़्यादा वो अपने ताया नवाज शरीफ की बात मानते हैं, पार्टी के वो कायद हैं, उनके वो करीब भी रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमजा पुत्र विफाक में ओहदा ले ले, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा करो, जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में दफ्तर बना देते हैं तुम्हें ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ बैठो एंजॉय करो, जो करना करो। हमजा शहबाज मगर डटे रहे इस बात पे कि नहीं जी मुझे पंजाब में ओहदा भी दें, यानी पंजाब का प्रेसिडेंट बना दें। और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की नवाज शरीफ को फिर से कि देखिए पंजाब की सूरत हाल यह है कि वहाँ पर इग्नोर हो रही है पार्टी, दाना सनाउल्लाह साहब टाइम नहीं दे पाते, पार्टी के जो लीडरशिप है वो मसरूफ़ है, आप मुझे दें, मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करके दूंगा, इसमें पार्टी का फ़ायदा होगा। अब आप सोचें कि नवाज शरीफ के पास इनकार की क्या वजह हो सकती है। भैया हाँ, एक मुतहरिक बंदा आपको पंजाब में मिल रहा है तो बोले फ़ौरन लगा देना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए।
अगर हमजा शहबाज मांग रहे हैं ये जिम्मेदारी तो खाली भी है, यानी खाली से मुराद है कि कोई उस पर काम नहीं कर रहा, तो ये तो फौरन नवाज शरीफ को कहना चाहिए कमाल कर दिया बेटा, यही तो मैं चाहता था कि तुम ये काम करो, लेकिन वो नहीं दे रहे। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। हमजा को या वो इस काबिल नहीं समझते, या वो समझते हैं कि हमजा पार्टी नहीं चला सकता। क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब उन्हें ओहदा नहीं दे रहे? तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और ऑब्वियस रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं सकती। ऑब्वियस रीजन क्या है कि मरीम नवाज नहीं चाहती कि वो वज़ीर आला हों, तो उनकी मौजूदगी में यहाँ पर पार्टी के मामलात को हमजा शहबाज साहब चलाएं और वहाँ पर पंजाब में अपने पंजे मजबूत करें, अपने कदम मजबूत करें। मरीम नवाज ये नहीं चाहती। तो जाहिर है इस मीटिंग में भी इस बात का फैसला नहीं हो सका। हमजा शहबाज इस बात पर अड़े रहे, हमजा शहबाज इस बात पर अड़े रहे कि मुझे पार्टी का ओहदा दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अच्छा फ़िलहाल तुम ऐसा करो कि तुम जाकर वफाक में कोई ज़िम्मेदारी उठा लो, दफ्तर बना देते हैं तुम्हें, वहाँ जाके बैठा करो, वहाँ पे अपना काम शाम करो, इसका फ़ैसला हम जो है वो फिर कर लेते हैं। यानी इसको आइंदा पे डाल दिया। आइंदा पे डालने का मतलब यह है कि अगर हमजा वफाक का ओहदा कबूल कर लेने, बात आई गई हो जाएगी, ख़त्म, फिर तो हो गया ना, तसल्ली हो गई। तो हमजा इसीलिए तो नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर मैं एक दफ़ा वो ले लिया तो फिर आप मुझे यहाँ से फारिग करा देंगे, फिर तो मरीम नवाज साहबा की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि ठीक है इनको वफाक में धकेल दो, पंजाब में नहीं चाहिए बंदा। लेकिन अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हमजा शहबाज जो हैं वो इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा करेंगे और वो ओहदा कबूल कर लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वफाक में वो ओहदा कबूल कर लेंगे तो फिर पंजाब में उनको वापस कोई नहीं घुसने देता। तो वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि पंजाब उनके पास रहे मुस्तकबिल में भी, क्योंकि ये जो ओहदा होगा वफाक में, ये तो एक बस ऐसे ही एक नाम का ओहदा है ना, इसमें ना ताकत है, ना इसमें कोई शशका है, ना इसमें कोई पार्टी का कोई के लिए कोई ग्रिप होगी पार्टी पर, ना ही इसका मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा है। तो ये तो एक ऐसे इररेलेवेंट सी चीज़ हो जाएगी। तो हमजा शहबाज ये चाहते नहीं हैं, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ रहा है। अब देखिए करते हैं या दोबारा वो बगावत कर देते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब उस पर अड़ गए हैं। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ को निकालो। बार बार हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ इतना जो है वो अहमकाना स्टेटमेंट देकर पार्टी के अंदर मौजूद क्यों हैं, अभी तक पार्टी के अंदर क्यों मौजूद हैं वो, तो उनको निकालें। और ये तक कह दिया कि अगर वो पार्टी में मौजूद रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी की पॉलिसी भी यही है। अच्छा, अब बिलावल ये कर क्यों रहे हैं? ये तो ऑब्वियस बात है, समझ आने वाली बात। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उस हल्के के जो लोगों का एक एंगर है ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के खिलाफ, उसको कैश करा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मैं इस तरह की बात नहीं समझता, वो समझते हैं उनको वोट मत करना, मुझे वोट करो, क्योंकि मैं तो उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूँ। जो तुम्हारा दुश्मन है, जिससे तुम्हारी लड़ाई हो गई है, जो तुम्हें बुरा लग रहा है, जिससे तुम नाराज़ हो, उसको मैं तो इस्तीफ़ा मांग रहा हूँ उससे, तो वोट मुझे कर देना। तो बिलावल साहब जो है वो ये खेल खेल रहे हैं। और आज उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कश्मीर में कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि जी वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में होते हैं, जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन होंगे। तो फिर क्या इलेक्शन होंगे जी, फिर क्यों लड़ रहे हैं आप इलेक्शन? मतलब ठीक है चलें, लड़ना तो चाहिए, मगर फिर ये क्या इलेक्शन, फिर तो मजाक है ना। जो 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह के इलेक्शन होने, फिर तो मजाक है। तो बिलावल जो हैं वो, एक और दिलचस्प बात यह है कि अपनी हुकूमत, उनकी फैसल राठौर सर अपने वज़ीर आज़म हैं और कश्मीर में खड़े होकर सारा जो शिकवे हैं वो वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं कि जी इनको कलअदम क्यों करार दिया है जॉइंट एक्शन कमेटी को। किसने करार दिया? प्राइम मिनिस्टर ने, फैसल राठौर ने, जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कलअदम करार दिया। और बिलावल भुट्टो वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि कितनी गलत बात है, तुम्हें कलअदम करार दे दिया है, बिल्कुल नाजायज बात है। यार क्या कैसे कर लेते हैं आप लोग भाई, ये कैसे कर लेते हैं? और लोग क्या इतने जाहिल हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि आपने ही उन्हें कलअदम करार दिया और आप ही वोट लेने के लिए उनसे हमदर्दी कर रहे हैं। यानी आपका एक भाई जो है वो आप किसी के मुंह पे चपेट मारे और आप कहेंगे ओ गंदा बच्चा है, मैं उसे पूछूंगा, डांटूंगा। और बल्कि ये भी ना कहे, बल्कि पूछे, प्यार करते हुए पूछे कि किसने मारा इसे, क्यों मारा इसे। तो ये जो है ना लोगों को बिल्कुल ही समझते हैं कि वो 20, 25, 30 साल पुराने लोग हैं, जो जाहिल किस्म के लोग हैं।
अच्छा जी, मियाँ साहब ने फैसला किया है, जो अभी मैं मरी में होने वाली मीटिंग का अहवाल बताता था उसमें मियाँ साहब ने एक और फैसला भी किया है। उसमें फिर ये बात फैमिली की बात होने के बाद फिर इलेक्शंस की बात हुई है, कश्मीर के इलेक्शंस की बात हुई, और चीज़ों की बात हुई। तो मियाँ साहब ने कहा, मियाँ साहब से कहा गया, ये तय पाया कि वो हल्के जहाँ पर हमारे उम्मीदवार ज़रा कमज़ोर हैं वहाँ पर मियाँ साहब जाके कैंपेन करेंगे, मियाँ साहब जाके तकरीर करेंगे, जलसा करेंगे। हालांकि मियाँ साहब ने वहाँ पर जाकर की थी गिलगित में, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो बहरहाल मियाँ साहब को फिर जिम्मेदारी लगा दी गई कि मियाँ साहब को टाकी टूकी मार के फिर मियाँ साहब जाओ और जाके जो है वो वहाँ पे हारते हुए उम्मीदवार को जितवाओ, या पता नहीं जीतते हुए को हरवाओ, क्या जो भी। बहरहाल मैं एक वजाहत कर दूँ, और भी मुझे अचानक याद आ गया कि मेरा आजकल एक बड़ा क्लिप वायरल है कि नवाज शरीफ साहब का ओस्लो के दौरे के हवाले से जो है वो ट्विटर पे हर जगह कई दफ़ा मेरे सामने आया। वो 3 साल पुराना क्लिप है, जब मैंने वो स्टोरी सुनाई थी, नवाज शरीफ साहब पर एक सीरीज़ की थी, तो उसमें मैंने ये स्टोरी सुनाई थी। तो वो अगर आपकी नज़र में फिर दोबारा आपकी नज़र से गुजरे तो आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो है, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि वो पुराना है। हालांकि फैक्ट्स तो वही हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो पुराना क्लिप है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उन्होंने कल जो तकरीर की थी वो उससे भी सख्त थी जो उन्होंने कसूर में की थी। ये तो आप मानते हैं ना, कसूर में की जाने वाली तकरीर से ज़्यादा सख्त कल वाली तकरीर थी। लेकिन कल वाली तकरीर पर PMLN के यहाँ एक बिल्कुल खामोशी है, कोई रद्दमल नहीं आया। हालांकि कसूर वाली तकरीर पर रद्दमल आया था, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, लेकिन कल वाली तकरीर पर मौलाना की जो है वो सब खामोश। आज सारा दिन मैं देखता रहा, मेरी नज़र से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गुजरी कि कल वाली तकरीर पर मौलाना की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने की हो, या आज उन्होंने कोई लोगों ने शोर शराबा नून लीग के लोगों ने किया हो, खामोशी इख्तियार कर ली है। क्यों? शायद इसलिए कि नून लीग वाले खुश हैं कि भाई मौलाना जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जज्बात हमारे भी यही हैं, मगर हम कर नहीं सकते तो ठीक है ना, मौलाना कर रहे हैं। इस तरह के जज्बात का इजहार नून लीग कई मरतबा माजी में कर चुकी है। उनकी लीडरशिप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सब नवाज शरीफ खुद कर चुके हैं, मरीम नवाज खुद कर चुकी हैं, ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, कौन है जिसने, परवेज़ रशीद जिसने इस नौयत की तकरीर न की हूँ, कर चुके हैं। तो अब मजबूरियां हैं, पैरों में बेड़ियां डली हैं वज़ीर आला होने की और वज़ीर आज़म होने की। तो अब शायद ऐसा है कि खुश हैं कि ठीक है मौलाना फजल रहमान कर तो ठीक रहे हैं जो कर रहे हैं, शायद ये उनकी सोच है। लेकिन बहरहाल, और फिर कैप्टन सफदर ने जो आज कहा, कैप्टन सफदर ने कहा कि मौलाना मेरे वालिद की तरह हैं, जैसे असद महमूद उनका बेटा है, मैं भी उनका बेटा हूँ, उनकी तजलील करना गुनाह है। यानी मौलाना पर तनकीद ना करो, मौलाना की तजलील ना करो, मौलाना जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सर आंखों पर ठीक कह रहे हैं। लो जी, नवाज शरीफ के घर के बंदे ने जो है वो मौलाना की हिमायत कर दी है इस सारे मौक़िफ़ पर। लेकिन फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी ये जवाब नहीं दे रहे कि PTI की सीटें वापस क्यों नहीं करते। PTI की सीटें वो वापस क्यों नहीं करते? भाई आपकी नहीं बनती थी ना, लात मारें वापस करें, वो वापस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आज मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ रहा था, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कैसे यही सवाल मैंने किया, सीटें वापस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने एक मंतिक दी मुझे। उन्होंने कहा कि जी अगर हम वापस कर भी देंगे तो फिर भी ये सीटें जो हैं वो PTI को तो नहीं मिलेंगी ना। तो मैंने कहा कि ना मिले, आपकी जान तो छूटेगी, आपकी नहीं बनती, आप ना लें। उनका जी फिर ये नून लीग को और पीपल्स पार्टी को चली जाएंगी, फिर आप कहेंगे जी आपने उनके कदम मजबूत कर दिए। तो भाई उसूली बात यह है कि आपकी नहीं बनती, बाकी जो मर्जी ले ले, फिर उनसे पूछेंगे ना तुमने क्यों ली, फिर आपसे तो सवाल नहीं होगा ना। तो ये अजीबोगरीब मंतिक जो है वो भी दी जा रही है फजल रहमान साहब की पार्टी के लोगों की तरफ से। तो ये थे जी कुछ चीज़ें, बाकी बात अगले व्लॉग में होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।